इस संसार को चलाने के लिए एक अज्ञात शक्ति काम करती है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, परंतु उस शक्ति को हम किसी भी प्रकार से मूर्ति के रूप में, कोई निराकार, कोई साकार ब्रह्म के रूप में इससे पूछता है। यही शक्ति इस संसार को चलाती है। दोस्तों, यही शक्ति के द्वारा यदि किसी की मौत जिसके हाथ होती है, वो जाने अनजाने में भी उसके हाथ ही मारा जाता है। दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आज अपने अनुभवों के इस श्रृंखला में मैं आपको ऐसे ही एक रोमांचकारी अनुभव सुनाने जा रहा हूँ, जो जनपद टिहरी के हंसाली प्रखंड के बालगंगा वन क्षेत्र की है। दोस्तों, जैसे आपने इस घटना का शीर्षक देखा होगा, एक गोली और दो शिकार। ठीक इसी पे मैंने कहा था कि जिसकी मौत जिसके हाथ लिखी होती है, चाहे वो अनजाने हो चाहे वो अनजाने हो, तो इस प्रकार से एक गोली से दो आदमखोरों का शिकार हुआ। इसके लिए हमें सबसे पहले टिहरी के विकास खंड हंसाली के बालगंगा रेंज पे चलना पड़ेगा। दोस्तों, टिहरी जनपद का विकास खंड घनसाली और वहाँ से एक जो रूट जाती है वो चमियाला होते हुए, यदि वो नदी पार चली जाती है तो वो रूट उत्तरकाशी के लमगांव पे पहुँचती है। और यदि हम इस सड़क से सीधे आगे चलें तो यहाँ पे एक बहुत पुराना, प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, बूढ़ा केदार, जो नाथ समुदाय के लोग ही इसकी पूजा करते हैं। बूढ़ा केदार बालगंगा और अमृतगंगा दोनों नदियों के संगम पे है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यदि हम इस मंदिर से 5 किलोमीटर पीछे चले, यानी चमियाला की ओर, तो वहाँ से एक रोड हमारे दाईं ओर कटेगी, जो अनेक प्रकार के बैंडों को लेते हुए एक पहाड़ी के ऊपर चलती है, यानी बहुत ऊंचाई तक ले जाती है हमको। इस पर बहुत सारे गांव बसे हुए हैं, जैसे मांद्रा, आर्स, इस प्रकार के गांव उस पे बसे हुए हैं। दोस्तों, ये घटना लगभग जनवरी 2012 की है। उस समय इस क्षेत्र में कोई सक्रिय गुलदार तो नहीं था, परंतु क्योंकि हमें केवल इस क्षेत्र का परमिट दिया गया था, जिस परमिट में उन्होंने एक और किल जो गुलदार द्वारा किया गया था उसका जिक्र किया गया है। जबकि मैंने यहाँ के समाचार पत्रों में पढ़ा था कि इस क्षेत्र में पहले 2007, 2009, 2010 में भी गुलदार द्वारा बच्चों को और महिलाओं का शिकार किया गया था, परंतु इस क्षेत्र में कोई शिकारी नहीं आया और वो गुलदार या तो मारे गए या शांत हो गए। तो जनवरी 2012 में आस गांव का एक 15 वर्षीय जो बालक था, वो बालक शाम के समय स्कूल से बाजार और बाजार से घर आ रहा था। दोस्तों, रोड अक्सर यहाँ खराबी रहती है। रोड पे बहुत गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिनमें गाड़ी का चलना बहुत टफ है, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र है और दूरस्थ क्षेत्र में आपको मालूम है कि रोड की स्थिति क्या होती है। शायद इसलिए भी बालक गाड़ी न होने के कारण
पैदल ही अपने गांव को चला। थोड़ा शाम हो गई थी, लगभग 5 बजे जब वो गांव के नज़दीक पहुंच रहा था तो गांव के चारों ओर बहुत झाड़ियाँ थी। उन झाड़ियों में से एक गुलदार निकला और उसने बालक पे हमला कर दिया और उसको घसीटते हुए वहाँ नीचे नाले पे ले गया। दोस्तों, लोगों को पता नहीं चला और रात भर बालक की खोज की गई, परंतु पता नहीं चला। लोगों ने कहा कि वो तो गांव के लगभग नज़दीक पहुंच चुका था। सुबह पता चला जब उसका अधखाया शव मिला और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, प्रशासन को दी गई और उसके बाद वाइल्ड लाइफ चीफ को इस गुलदार को आदमखोर घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा इस गुलदार को 10 फरवरी 2012 को आदमखोर घोषित कर दिया गया। इस बीच वन विभाग ने पिंजरे लगाए, परंतु पिंजरों पे गुलदार नहीं फंसा और जब 10 तारीख को फरवरी को उसको हंटिंग परमिट जारी हो गया था, उसके बाद भी इन लोगों ने किन्हीं शिकारियों, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया डीएफओ पे होती है और उन्होंने शायद आवश्यकता नहीं समझी शिकारियों की और उन पे शिकारी नहीं बुलाए। दोस्तों, ये घटना लगभग 19 तारीख की है। 19 तारीख मादरा गांव में अजय नोटियाल का जो घर है वो बिल्कुल रोड से 20 से 25 मीटर ऊपर है और ये गांव से अलग है। यहाँ पे केवल 2 ही मकान हैं और एक रोड के नीचे एक दुकान है। दोस्तों, इनकी 4 वर्षीय बेटी अंजना शाम के समय, क्योंकि ये जाड़ों के दिन थे, फरवरी का था और जहाँ इनकी मकान है वहाँ सुबह धूप नहीं निकलती है, बल्कि जो शाम वाली धूप जो पश्चिमी की ओर जब सूरज होगा तभी इधर धूप आती है। यानी शाम को वो धूप, क्योंकि जाड़ों के दिन थे इसलिए वो धूप सेकने के लिए अपने आंगन में बैठी हुई थी। उसकी दादी भी वहीं अगल बगल काम कर रही थी, बाकी और लोग सारे अपने जंगल खेतों में अपने रोज़मर्रा के कामों को निपटा रहे थे। दोस्तों, तभी एक गुलदार उधर से निकलता है और वो अंजना पे झपटा मारते हुए इसको गले से दबाए हुए खींचता है। उसकी चीख सुनते ही उसकी दादी बाहर आती है तो वो देखती है कि एक कुत्ते से थोड़ा बड़ा जो गुलदार है वो अंजना को खींचते हुए नीचे ले जा रहा है। तो उसने हल्ला किया और वो गुलदार उसको झटके से वहीं रोड तक ले आया। रोड के बाद रोड के नीचे जो एक झाड़ी, बहुत सारी झाड़ियाँ थी उसमें और एक छुपाव वाला था एरिया था, वो उसमें उसको ले गया। तो बुढ़िया दौड़ती हुई गई और हल्ला हुआ। उसके बाद लोग भी आए और उसके बाद उस झाड़ी में लोगों ने पत्थर वत्थर फेंके और वहाँ पहुँचे तो वो गुलदार वहाँ से भाग निकला। परंतु अंजना अब इस दुनिया में नहीं थी। अंजना को उठा के ऊपर लाए और उसको चिकित्सालय ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद लोगों ने कल अंजना के शव को लेके बहुत भारी प्रदर्शन किया बालगंगा रेंज या चमियाला में। और उसके बाद क्योंकि ये आदमखोर पहले ही घोषित हो चुका था, केवल इस पर शिकारी तैनात नहीं किए गए थे और तुरंत शिकारियों से संपर्क करके वहाँ शिकारी तैनात कर दिए गए। वन विभाग द्वारा अपना पिंजरा लगा दिया गया और लगभग मेरे को ऐसा ध्यान है कि 20 तारीख के लगभग जो जॉय हुकील, क्योंकि वो नियरली नज़दीकी वहाँ से थे, तो जॉय हुकील वहाँ पे पहुँच गए थे और जॉय हुकील और दयाल को रहने के लिए उन्होंने मादरा के नीचे जो एक सरकारी भवन था वहाँ पे लोग नहीं रहते थे। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो पटवारी चौकी थी और वहीं पे जॉय के रहने की व्यवस्था कर दी गई और जॉय वहाँ पे उसके नज़दीक जहाँ भी हो वो बकरा बांधकर अपनी मचान बना के वहाँ इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना कार्यशील हो गए थे। दोस्तों 24 तारीख फरवरी 2012 को मुझे भी इस आदमखोर को मारने के लिए डीएफओ टिहरी द्वारा अधिकृत कर दिया गया और मैं 25 तारीख को अपने साथी हरि के साथ यहाँ से रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा, तिलवाड़ा से मयाली, मयाली से चिरबटिया,
होते हुए घनसाली पहुंचा, और घनसाली के बाद जो एक सड़क जो चमियाला के लिए जाती है यानी उत्तरकाशी को जाती है, उस पे होते हुए बालगंगा रेंज में वहाँ पहुँच गया। वहाँ पे नेगी जी रेंजर थे, उनसे वार्ता हुई और उन्होंने बताया कि ये जो क्षेत्र है यहाँ से ऊपर कम से कम 10 या 15 किलोमीटर ऊपर है। तो मैंने उनसे बात की कि सर, मैं तो अधिकतर मचान यूज़ करता नहीं हूँ, इसलिए मुझे आप एक ओपन गाड़ी दे दें जिससे मैं सारे क्षेत्र को सर्च कर सकूँ। तो उनके द्वारा मुझे कैंपर दे दी गई और कैंपर हमारा सामान लेके माद्रा के लिए हम लोग चल दिए। रास्ते में हमें जॉय वकील जहाँ पे ठहरे हुए थे वहाँ पे जॉय वकील मिले। जॉय वकील से मैंने बात की कि क्या क्या है यहाँ पे, कितने गुलदार दिख रहे हैं या क्या सिचुएशन है। तो जॉय वकील ने कहा कि अभी तो हम लोग भी लगभग 20 तारीख से यहाँ पे काम कर रहे हैं और अलग अलग जगह जो मैं बकरा जहाँ जहाँ मुझे संभावना हो रही है वहाँ पे मैं बकरे बंधवा के और वहाँ पे हल्की मचान बना के मैं बैठ रहे हैं। और वही क्योंकि मजाक में जॉय वकील कहते हैं कि चलो भैया शाम को चलो और बकरा बांधो और अपनी दुकान खोल दो, यदि गुलदार ग्राहक के रूप में आएगा तो मारा जाएगा, नहीं आएगा तो कहाँ से मारेंगे। यानी अपनी दुकान खोलने के बारे में हंसी मजाक करते हुए वो कहे कि हम लगातार अपनी दुकान लगा रहे परंतु ग्राहक नहीं आ रहा है। दोस्तों फिर उसके बाद हम ऊपर चल गए। ऊपर चल के जब हम मांद्रा पहुँचे तो वहाँ पे हमारे रहने की व्यवस्था, जहाँ पे उस बालिका को गुलदार उठा के ले गया था उसी के घर के सामने जो दुकान थी उसके 2 मंजिले में कर दी गई। शाम के समय हम लोग अपनी गाड़ी से हमने सर्च किया, परंतु उस दिन हमें थके हुए भी थे और 1-2 घंटे हमने सर्च किया और उसके बाद हम लोग आराम करने लग गए। सुबह का हमारा प्लान था कि इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या और कहाँ कहाँ ये दिख रहा है, इसके रास्तों में किन रास्तों से ये निकल रहा है, उस गुलदार के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने की थी। 26 तारीख सुबह हम जल्दी उठे और जो भी रास्ते, क्योंकि जो मकान था उस मकान के पीछे जो जंगल था, बाकी उसके अगल बगल खेत थे और जो सड़क थी, सड़क में भी वाहनों की संख्या बहुत कम थी, यानी सुनसान थी और कहीं कहीं वो टूटी हुई थी। तो हमें पता चला, क्योंकि हमारे परमिट में भी लिखा हुआ था कि इससे पहले इसने एक लड़के को आर्ट्स में मारा था। तो हम ये चाहते थे कि चलो उस गांव तक जाएं और उस गांव से पूछें कि कैसे ये घटना हुई और ये गुलदार कब कब कितनी घटनाएं कर रहा है। परंतु हमें पता चला कि वहाँ पे जो नाला था उस नाले में रोड जो है वो बंद है और रोड का काम उस पर शुरू है और वो यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर है। इसलिए हमने वहाँ जाने का विचार छोड़ दिया और सबसे पहले हम उस घर नोटियाल जी के घर पे गए। उनसे हमने इसके बारे में पता किया तो हमें पता चला कि जो उनकी माँ थी वो कह रही थी कि गुलदार कुत्ते से थोड़ा बड़ा था, यानी गुलदार कुत्ते से, सामान्य कुत्ते से थोड़ा बड़े का मतलब था कि गुलदार जो है वो 3-4 साल का है। तो उसके बाद हमने उनसे पूछा कि वो बच्ची को कहाँ ले गए, तो उन्होंने रोड के नीचे वाले पोर्शन को हमको कहा कि इसके नीचे ले गए। तो दोस्तों जब उस बच्ची को उस रोड के नीचे उस झाड़ियों में गुलदार ले गया था तो लोगों ने वहाँ पे शायद उस दिन उसके बाद आग लगा दी थी, जिससे वहाँ जो एरिया था वो एरिया अब उसके जो पत्ते जलने से या लकड़ी जलने से वहाँ राख ही राख थी। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने उस राख पे देखा कि उस राख पे जो गुलदारों के पंजे आने और जाने के बहुत है। यानी उस घटना के बाद वो गुलदार लगभग 3 या 4 बार वहाँ आया है उस जगह पे और उसके जो निशान थे वो लगभग 2-3 दिन के थे। यानी 19 को घटना हुई और हम 26 को देख रहे हैं, तो यानी वो गुलदार 23-24 तारीख भी उस एरिया पे आया है। परंतु जब मैं उनके निशानों को मैंने देखा, वो निशान मेरे को जिस प्रकार हम सोच रहे थे उससे और छोटे लगे। यानी वो एक मादा गुलदार के थे जिसकी उम्र लगभग 3.5 साल के लगभग थी। तो मेरी सोचने के लिए एक नई चीज़ थी, यार ये गुलदार, क्योंकि इसके अगल बगल कहीं हमें बड़े गुलदार के पक्षी नहीं दिखाई दे रहे थे। यानी माँ और बेटी यदि होंगे दोनों साथ तो बड़े के भी होने चाहिए थे, परंतु हमें बड़े के कोई निशान दिख नहीं रहे थे। केवल उसी छोटी मादा के
लगभग 21 तारीख के भी थे, लगभग 23 तारीख के भी होंगे। और ये मादा गुलदार उस एरिया पे बहुत बार आई थी। तो अब हमारा जो एक एम था, वो एम ये बन चुका था कि जो ये गुलदार जो बच्चे को जिसने मारा है, क्योंकि मेरे समझ से जो अंजना लड़की थी वो हेल्थ में भी थोड़ा कमज़ोर थी, इसलिए इस छोटे गुलदार द्वारा इसको उठा लिया गया है। और ये जो गुलदार है, आदमखोर गुलदार, यह लगभग 3-3.5 साल की मादा है। उसके बाद दोस्तों हमने उस जंगल के रास्तों का मुआयना किया, तो हमें कहीं भी कोई निशान गुलदारों के वहाँ पहले से रहने के नहीं मिले। यानी यदि कोई गुलदार किसी क्षेत्र पे बहुत पहले समय से रहता है तो वहाँ पे वो क्रैश देना और अपनी टेरिटरी बनाना या हर चीज़ प्रकार से वो जहाँ भी चलेगा कुछ ना कुछ निशान उसके मिल जाते हैं। परंतु इस एरिया पे हमें ऐसा लग रहा था कि जो जहाँ पे इस बच्ची को किल किया गया है, इसके लगभग 200 मीटर 300 मीटर पे यहाँ कभी भी कोई गुलदार के निशान नहीं थे। यानी ये गुलदार यहाँ के लिए बिल्कुल नया था। अब हमने अपनी जो सोच थी उस सोच को थोड़ा परिवर्तित करके जो पहले वाली जो घटना थी उसकी ओर जब हमने किया, तो उसके लिए हमको वहाँ पहुँचना था और वहाँ पहुँच के ही हम इस चीज़ के बारे में पता कर सकते थे कि ये गुलदार कब से वर्क कर रहा है, कितने सालों से वर्क कर रहा है, या इसने कितनी घटनाएं की, कैसे इसने घटना की, इसके बारे में वहीं जाके हमको पता लगाना था। परंतु उस रोड के ख़राब होने के कारण हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे थे। 26 तारीख को हम लोग रात के समय पेट्रोलिंग के लिए तैयार हुए 4 बजे, और उसके बाद सबसे पहले हम उस रोड से सीधे, क्योंकि इसके ऊपर वाले पोर्शन पे तो जहाँ माजरा था वहाँ बांज और उसके वृक्ष थे, परंतु बिल्कुल एकदम नीचे जो नीचे रोड थी, यानी जो बूढ़ा केदार वाली रोड जहाँ से कटती थी, उस एरिया से लेकर और आधे वो रास्ते तक पूरा लेंटिना से पटा हुआ एरिया था। तो हम लोग जब नीचे आए और उसके बाद जो अंधेरा हुआ, उसके बाद हम सर्चिंग हमने स्टार्ट की। सर्चिंग में हमको वहाँ केवल सियार, बिल्ली और इस प्रकार के ही आंखें जो थी वो चमकती हुई दिखाई दे रही थी, परंतु हमें गुलदार कहीं दिख दे रहा था। यहाँ पे जॉय वकील थे, वहाँ पे हम लोग रुके और उसके बाद जॉय मचान से उतर के खाना खाने आए थे। तो मैंने पूछा जॉय को, यार जॉय यहाँ तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है। तो जॉय ने कहा कि भाई साहब यहाँ पे ज़्यादा गुलदार नहीं है, क्योंकि मैं भी इतने दिन से मचान बना के या बकरे में जहाँ जहाँ मुझे संभावना हो रही है उन जगहों पे मैं बकरे को बांध रहा हूँ, परंतु अभी तक कभी भी मतलब हमें गुलदार नहीं दिखा। हाँ, केवल लगभग 22 तारीख या 23 तारीख के लगभग एक गुलदार जब हम मचान से उतर रहे थे और हम वापस लौट रहे थे, तो मेरे को रास्ते पे एक गुलदार दिखा था। मैंने उस पर 12 बोर से फायर किया था, परंतु उसको गोली नहीं लगी थी। दोस्तों 27 फरवरी को मैं और हरी ये सोच रहे थे कि आज किसी भी प्रकार से पैदल आर्स गांव तक जाया जाए और वहां पता किया जाए कि इस गुलदार ने ये घटना कैसे की, इससे पहले इसने किन किन पे हमला किया या किन किन जानवरों को मारा। हम नाश्ता करने के बाद तैयारी हो रहे थे, तभी हमने देखा कि उस गांव के 2-3 जो लोग थे वो पैदल ही मार्केट के लिए जा रहे थे। तो हम लोगों ने उनसे वार्ता करनी चाहिए, तो वो तैयार हो गए और हमने उनको अपने जो कमरा था जिसमें हम लोग ठहरे हुए थे वहाँ बिठाया, और उसके बाद हम लोगों ने उनसे पता किया कि जो घटना हुई इससे पहले भी क्या इस गुलदार ने कोई और जानवरों पे हमला किया। उन लोगों ने बताया कि इस गुलदार ने बहुत सारे गाय, बैल, बकरी, बहुत सारे चीज़ों को मारा, परंतु लगभग 1 साल पहले इसके साथ इसका एक बच्चा दिखाई दिया था, और उसके बाद जब भी कोई घटना कर रहा था तो जब कोई लोग इनको देखते तो ये 2 दिखाई दे रहे थे, यानी इसके साथ गुलदार के साथ इसका एक बच्चा था। और जब इन्होंने आर्स गांव में
उस बालक को मारा था, उस दिन भी सुबह ये 2 दिखाई दिए थे। तो इससे दोस्तों हमें एक चीज़ का पता तो चल गया था कि ये गुलदार जो है एक साथ माँ और बेटी दोनों किलिंग कर रहे हैं। चाहे किलिंग माँ कर रही हो, परंतु खा छोटा भी रहा है, इसका जो बच्चा है वो भी खा रहा है। फिर हम अपने जो पगचिन्ह हमने लिए थे, अब हम उसकी ओर हमारा ध्यान गया। मैंने ये सोचा और अपने दिमाग में एक चीज़ मैंने बिठाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुलदार ने दोबारा गर्भवती होने पर इस जो 3 साल का ये फीमेल है, कहीं इसको अपने से दूर तो नहीं कर दिया है। क्योंकि गुलदारों में ये व्यवहार पहले देखा जाता था, अब तो ये दिखाई नहीं देता, अब तो बहुत कम है, परंतु ये देखा जाता था कि जब मादा गुलदार दोबारा गर्भवती होती है तो जो बच्चा उसके साथ पहले से रहता है उसको वो अपने से दूर कर देता है। इसीलिए मैं ये समझ रहा था कि ये फीमेल जो है, जो 3 साल की है, ये फीमेल शायद अब इस एरिया पे आ गई है। और जैसे उसकी दादी ने कहा था कि गुलदार छोटा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस 3 साल के गुलदार ने ही इस छोटे बच्चे को उठाया। खैर दोस्तों, उसके बाद 27 की शाम को हम लोग गाड़ी से सीधे मेन सड़क तक पहुँचे और थोड़ा इंतज़ार करने के बाद जो अंधेरा हुआ और हम लोग सर्च करते हुए ऊपर की ओर बढ़े। जहाँ पे जॉय वकील ठहरे हुए थे वहाँ हमने कमरा बंद देखा। इसका मतलब जॉय वकील भी किसी और जगह पे आज मचान बना के बैठे हुए हैं। लगभग 7 बज चुके थे। उस जहाँ पे जॉय वकील ठहरे हुए थे उससे आगे 1 किलोमीटर पे एक गांव था। उस गांव का नाम शायद मेरे को ध्यान नहीं है। उस गांव के नीचे से जब हमने लाइट मारी तो हमें 2 आँखें दिखाई दी, यानी कोई चीज़ जो 2 थी वो दिखाई दे रहे थे। तो मैंने हरी से कहा कि हरी यार, इधर दिखाई दे रहे, कहीं ये 2 सियार तो नहीं है। तो उसके बाद हरी ने कहा हो भी सकता भाई साहब। तो हमसे वो लगभग 400 मीटर दूर थे। तो हम और आगे गाड़ी लेके बढ़े। तो जो हम गांव के नज़दीक से गुजरकर उसके ऊपर से आगे बढ़े, क्योंकि वो रोड उस गांव से यूँ कट कर और फिर ऐसे कटने के बाद जहां हम ठहरे हुए थे मादरा, वहां चले जाती थी। जो आंखें हमको चमक रही थी वो इस साइड दिखाई दे रही थी। तो गांव के थोड़ा आगे जाने के बाद हमने गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकने के बाद जब हमने लाइट मारी, लाइट मारने के बाद मैंने हरी को कहा कि आप लाइट मारो, मैं थोड़ा टेलीस्कोप से देखता हूँ कि ये है क्या। तो जब मैंने टेलीस्कोप से देखा तो मैंने देखा कि ये एक आँख नहीं बल्कि ये किसी गुलदार की 2 आँखें चमक रही हैं और गुलदार बैठा हुआ है। परंतु ये गुलदार अन्य जो गुलदार हमने आज दिन तक मारे उनके हिसाब से बहुत छोटा लग रहा है। बशर्ते टेलीस्कोप से तो बड़ा दिख रहा था, परंतु टेलीस्कोप का जो फिगर टेलीस्कोप पे दिखाई देता है उस फिगर से ये बहुत छोटा है। फिर लगभग 300 मीटर था। मैंने हरी को कहा कि हरी ऐसा करते अभी हम चल देते हैं। चलने के बाद फिर हम एक राउंड जब मारेंगे तो क्या पता ये बस्ती की ओर बढ़ रहे हैं तो ये बस्ती की ओर बढ़ जाएगा, फिर हम नज़दीक से इसको देख लेंगे कि ये क्या है। दोस्तों फिर हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की और हम लोग ऊपर मादरा की ओर चल दिए। मादरा की ओर जाने के बाद जब हम अपने कैंप पे पहुँचे तो थोड़ा देर वेट करने के बाद लगभग 8 बजे हम फिर उसी पोर्शन पे पहुँचे जहाँ से हम उस समय उस गुलदार को देख रहे थे। परंतु इस समय वो गुलदार वहाँ नहीं दिख रहा था, यानी वो गुलदार वहाँ से मूवमेंट कर चुका था। तो हम डाउन में आ रहे थे। डाउन में हम गांव से क्रॉस करके फिर गांव से थोड़ा नीचे आने के बाद फिर हमने जब लाइट मारी तो हमें फिर आंखें रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई दी। जब आंखें रिफ्लेक्ट हुई तो अब इस समय वो गुलदार लगभग हमसे 250 गज पे था और गांव से लगभग वो 150 गज पे था। जब मैंने उसको फिर
उसकी आंखों पे लाइट पड़ी, उसकी आंखें चमकी, तो मैंने टेलीस्कोप से देखा, तो मैंने देखा कि वास्तव में ये कोई 3 साल की मादा गुलदार है और इसको हम शूट तो कर सकते हैं, परंतु हो ना हो ये आदमखोर ना हो। इसलिए मैंने हरी से कहा कि हरी यार, लग रहा गुलदार तो है, शूट भी हो सकता है यहाँ से, परंतु मेरे को अजमस लग रहा है कि ये आदमखोर है या नहीं। ऐसा करते हैं, यदि सपोज दैट ये गुलदार अपनी माँ के साथ यहाँ आई होगी तो इसकी माँ हमको कहीं ना कहीं दिख जाएगी और इसलिए इसको फायर नहीं करते हैं। तो हरी गुस्सा करने लगे, भाई साहब इतने नज़दीक आपको गुलदार दिख रहा है और आप उसको फायर नहीं कर रहे हैं। अरे मैंने कहा ऐसा है, ऐसी बात नहीं है, इसके बाद भी हम राउंड मारेंगे, राउंड पे ये गुलदार हमको दिख जाएगा क्योंकि ये बस्ती की ओर बढ़ता जा रहा है, तो उसके बाद ये और नज़दीक बस्ती की ओर पहुंच जाएगा तो हमको और नज़दीक मिल जाएगा ये क्यों। पर लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये 2 तो नहीं है। यदि ये 2 होंगे, क्योंकि जब आप शुरू तुमने लाइट मारी थी उस समय तुम कह रहे थे हमको 2 आँखें चमक रही है, परंतु हम जब उसके बाद देखा तो एक ही आँख चमकी और फिर इसके बाद भी हमको एक ही दिख रही है, बाकी हम सब जगह लाइट मार रहे तो हमको दूसरा कोई आँख चमक ही नहीं रही है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने हरी को समझाया और उसके बाद हमने फिर गाड़ी के पीछे बैठकर हम फिर नीचे को आने लग गए, जहाँ जॉय वकील का कमरा था उससे नीचे तक हम लोग पहुँच गए। नीचे के पोर्शन में पूरी लेंटिना थी और लेंटिना में सर्चिंग बहुत टफ थी। जहाँ वो गुलदार हमको दिख रहा था वो खेत थे, खेत में उस समय गेहूँ थे और इसलिए वो खेत में बैठे हुआ था। फिर लगभग 1 घंटे बाद हम लोग फिर वापस उस ओर लौटे। अब हमको वहाँ से उसको देखते हुए अपने कैंप लौटना था क्योंकि लगभग 10:30 बजे हमारा खाने का टाइम था और तब तक हम लोग वहाँ पहुँचना चाह रहे थे। तो हम लोग जब गाड़ी से ऊपर पहुँचे तो मैंने फिर हरी को कहा कि हरी अब देख तो लाइट मारो इस पर। तो जब उसने लाइट मारी तो वो गुलदार अब बस्ती की ओर बहुत आगे आ चुका था, वो केवल बस्ती से 100 गज पे था। तो मैंने जब लाइट पड़ी तो गुलदार की आंखें फिर रिफ्लेक्ट कर गई। मैंने कहा गुलदार के ये है और बस्ती ये है, यानी रोड यहाँ से है, यदि हम यहाँ से फायर करते हैं तो ये गुलदार हमको बहुत नज़दीक आ जाएगा और हमको बहुत एक्यूरेट फायर होगी। तो उसके बाद हमने गाड़ी ठीक बस्ती के नीचे खड़ी कर दी और गाड़ी से ही हमने लाइट मारी। तो मैंने देखा एक गुलदार जो है एक खेत के मेंट पे बैठा हुआ है, यानी खेत ये है, इसके बैक पोर्शन हमको कुछ नहीं दिख रहा था, बाकी यहाँ पे वो बिल्कुल जैसे कुत्ता बैठा हुआ है ऐसा बैठा हुआ है। और जब मैंने उसका फिगर देखा तो फिगर वही 3 साल की या 3.5 साल की एक मादा गुलदार है। एक बार इच्छा तो कर रही थी कि इस पर फायर न करूं, परंतु जब मेरे दिमाग में ये आया कि इसके पग चिन्ह मैं पहले देख चुका हूँ, कहीं हो ना हो इसकी माँ ने इसको छोड़ दिया हो और ये अब इसने किलिंग शुरू कर दी है। और क्योंकि पहले इसकी माँ ने शिकार किया, इसने भी खाया, अब हो ना हो ये भी आदमखोर हो गई है, क्योंकि बच्ची को यदि इसी ने उठाया है तो ये अब कुछ भी कर सकती है और ये जवान है और जवान का मतलब है जब ये किलिंग करेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किलिंग रोकना। इसलिए मैं इसको फायर कर देता हूँ। और मैंने हरी को कहा कि हरी लाइट मारो, फायर कर देते। तो हरी पे एक नए प्रकार का जोश हो गया कि भाई साहब ने मेरी बात मान ली है। तो मैंने गाड़ी की रेलिंग में अपनी राइफ़ल टिकाई और ठीक एम किया। एम करने पे मैंने जो फायर किया तो गुलदार एक झटके के साथ उछला और नीचे खेत क्यूब में गिर गया। खेत में गिरने के बाद हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा उस समय जब लाइट पड़ रही थी उस गुलदार के पीछे से लगभग 50 मीटर तक कोई भी खेत नहीं था, क्योंकि खेत यूँ एक प्रकार से जिसको हम कहते हैं यू आकार में था। इस पोर्शन पे गुलदार बैठा हुआ था और उसके बाद ये खेत अंदर था, ये पोर्शन हमको कुछ नहीं दिख रहा था। इधर वाले पोर्शन पे झाड़ियाँ थी आगे को।
उससे आगे झाड़ी वाला पोर्शन था, तो गुलदार यहाँ से नीचे गिर गया। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे तब तक गुलदार घसीटता हुआ आगे जा रहा है। तो मैंने फिर राइफल रीलोड की और एक फायर उसको और कर दिया। 2 फायर होने पर गांव वाले सब चौंक गए और सब लोग अपने कमरों से बाहर आके हमको देखने लग गए। और हमने वहाँ से गुलदार को उठाया और उसके बाद हम उसको गाड़ी पे लाए और गाड़ी पे डाल के हम लोग उसको कैंप ले आए। जब मैं उसको कैंप लाया तो कैंप में मैंने उसको देखा कि वास्तव में ये गुलदार 3 साल की कोई मादा गुलदार है। पग चिन्हों से और उसकी दादी के बोलने से तो लग रहा था कि यही आदमखोर है, परंतु उसके एज के हिसाब से मैं सोच रहा था कि हो ना हो यही आदमखोर हो। और उसके बाद यदि हम इसको पोस्टमार्टम करा भी दें, इसको लेके चले जाए, हमने इसको मार दिया है तो पोस्टमार्टम तो हम इसका कराएंगे, इसको भेजेंगे, परंतु यदि बड़े वाला गुलदार इसके बाद किलिंग करता है तो लोग तो ये कहेंगे कि यार रावत जी आए थे और उन्होंने एक निर्दोष गुलदार को मार दिया और उसके बाद जो बड़ा गुलदार है वो यही सक्रिय है। केवल दिल में ये चीज़ खटक रही थी कि हमारे जाने के बाद यहाँ किलिंग नहीं रुकेगी। जब तक अभी तक का हमारा जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड ये था कि जहाँ भी हम गुलदार को मारने या लेपर्ड को मारते हैं वो एरिया बिल्कुल शांत हो जाता है। परंतु इस समय अब ये था कि यार हम लोग जाएंगे और उसके बाद ये बड़ा वाला जो इसका मतलब इसकी माँ है ये किलिंग करेगी और उसमें लोग मतलब ये सोचेंगे कि यार ये शिकारी किसी गुलदार गलत गुलदार को इन्होंने मार दिया और किलिंग हो रही है। दोस्तों, इसी उधेड़-बुन में वो रात गुजर गई। दूसरे दिन रेंजर नेगी जी आए और उन्होंने फुटप्रिंट जो हमने उनके ले रखे थे उसके फुटप्रिंट के हिसाब से उन्होंने कहा हाँ रावत ये तो वही गुलदार है जो फीमेल ने जिसने बच्चे को उठाया था। मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की, सर क्योंकि यदि हम आज इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे तो कि यार कोई बड़ा गुलदार वहाँ जिंदा है, हम ऐसा करते हैं कि इस गुलदार को कल पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे, हम एक दिन और रेकी कर लेते हैं कि ये यहाँ कोई बड़ी फीमेल है या नहीं। तो नेगी जी तैयार हो गए और हमने उस गुलदार को नेगी जी को सौंप दिया। हमारे पास 28 तारीख का दिन था और हमको पूरी तरह से एक सुनिश्चित हो लेना था कि इस क्षेत्र में कोई और गुलदार नहीं है। तो दोस्तों, शाम के बाद हम लोग लगातार रात 11 बजे तक हम लोगों ने सर्च की, सारे एरिया को चप्पा चप्पा हमने छान मारा, परंतु हमें कोई गुलदार की आंखें नहीं दिखाई दी और नहीं हमको कोई गुलदार दिखाई दिया। फिर अब एक विश्वास हो गया कि इस एरिया में कोई गुलदार नहीं था, केवल यही जो 3 साल की मादा है यही आदमखोर थी और ये मारी गई। तो 29 तारीख सुबह को नेगी जी ने हमको कॉल किया और हम लोग भी अपना पूरा सामान समेटकर बालगंगा रेंज पहुंच गए। जब हम बालगंगा रेंज पहुंचे तो उसके बाद जो गुलदार था उसको पोस्टमार्टम के लिए टेहरी भेजना था। तो नेगी जी कह रहे थे रावत जी आप लोग टेहरी जाएंगे। हमने कहा सर हम टेहरी क्या जाएंगे, ऐसा करते हैं आप इसको टेहरी भेज दो, वो पोस्टमार्टम हो जाएगा और हम लोग अपने घर घनसाली होते हुए अपने घर को निकल जाएंगे। और मैं हुआ और जॉय वकील हुआ, दयाल हुआ और हरी हुआ और हम चारों अपनी गाड़ियां हमने तैयार की। अब गाड़ियों में बैठ के हम लोग अब घर के लिए मूव कर रहे थे। तभी आरओ साहब को कोई फ़ोन आता है कि सर जहाँ पे इन्होंने गुलदार पे फायर किया था उससे लगभग 100 मीटर पीछे एक गुलदार मरा हुआ है। तो नेगी जी ने हमसे कहा कि रावत वहाँ तो एक गुलदार और मरा हुआ है। मैंने कहा कहाँ पे ऐसा? उन्होंने कहा कि जहाँ पे आपने फायर किया है उससे 100 गज पे एक गुलदार के जो गोली सीने से गोली लगी है और उसके कंधे से गोली बाहर निकली है और वो वहीं पे गिरा हुआ है खेत में। तो हमने कहा सर ऐसा है कि अब तो हम तो तैयार हो चुके हैं, अब हम वापस वहाँ जाएंगे उसको देखेंगे, इससे बढ़िया आप लोग ऐसा करो कि आप उन फॉरेस्ट वालों को भेज दो और वो उसको लेके आ जाएंगे और उसके बाद उसका भी पोस्टमार्टम के लिए आप लोग भेज दें।
दोस्तों उसके बाद फिर हमने अपनी जो रात की रणनीति थी उस पर नज़र दौड़ाई, तो हमें तब पता चला कि जब हम शुरू चल रहे थे तो फर्स्ट दिखने पे हरिद्वारा 2 आँखें दिखाई दी थी, यानी एक गुलदार यहाँ बैठा हुआ था और एक गुलदार उसके पीछे दूसरे खेत में बैठा हुआ था। उसके बाद जब हम गांव के नज़दीक से हमने लाइट डाली तो वो जो गुलदार पीछे बैठा हुआ था वो नीचे खेत में होने के कारण उस समय हमको लाइट से नहीं दिखा था। फिर उसके बाद जब हम उसको छोड़कर फिर दोबारा वापस लौटे, उस समय भी जब हमने लाइट मारी थी तो उस समय भी ये गुलदार जो है वो लाइट पे हमको नहीं दिखा। हो सकता है कि ये गुलदार हमारी लाइट से, क्योंकि जॉय ने इस पे पहले लाइट से फायर कर दिया था और ये लाइट से बिदक गया था, यानी लाइट पड़ते ही ये अपनी आंखें छुपा दे रहा था, इसलिए हमको ये गुलदार की आंखें उसके बाद दोबारा नहीं दिखी। नीचे से ऊपर आए और हमने ठीक इसके बराबर पे गाड़ी खड़ी की। उस समय जो छोटी मादा थी वो खेत के मेन पे बैठी हुई थी और ये वाला गुलदार जो था ठीक उस यू कट के दूसरे पोर्शन पे झाड़ी में बैठा हुआ था, यानी जो 3 साल की मादा थी इसको अभी तक इंसानों की क्रूरता का पता नहीं था, इसलिए ये शिकार करने के लिए माँ से पहले बस्ती की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी और माँ इसको छोड़ नहीं पाई थी। यदि ये लाइट से बिदक जाती, क्योंकि माँ को लाइट का पता था, उसकी उम्र ज़्यादा होने के कारण उसका ज़्यादा अनुभव हो चुका था, इसलिए वो लाइट से अपने को दूर हटा रही थी तब कि मेरे पे लाइट न पड़े, और वो आंखें भी नहीं दे रही थी। जबकि ये छोटी मादा लाइट से बिल्कुल बिदक नहीं रही थी। भाई आप लगाओ कि 7 बजे से 9:30 बजे 2.5 घंटे में इस गुलदार को तीसरी दफ़े में फायर किया गया और माँ चाहती कि ये वापस लौट जाए तो माँ भी उसके साथ जंगल की ओर निकल जाती और दोनों बच जाते थे, परंतु अनुभवहीन ट्रेनिंग के कारण या बिना प्रशिक्षण के कारण ये छोटी मादा बस्ती की ओर बढ़ती जा रही थी। दोस्तों इस स्टोरी को मैंने बहुत कम लोगों को सुनाया तो लोग इसमें मेरी बहादुरी समझ रहे थे, परंतु मैंने लाइफ में कभी से अपनी बहादुरी नहीं समझा, बल्कि मैंने अपनी कायरता समझा कि मैंने एक गोली से 2 शिकार किए। ये मेरी कायरता थी, क्योंकि मैंने दूसरे गुलदार को तो देखा ही नहीं था और जो छोटा था जिसको मैंने अपने माइंड में जिसका फिगर बनाया था उसको शूट किया था, परंतु ऊपर वाले की थी, क्योंकि वो 3 बार तीसरी दफ़े फायर करना यानी 2 बार उसको छोड़ने के बाद उस जो बड़ा था यानी जो उसकी माँ थी और मुख्य किलर वो थी, उसको उसकी मौत उस दिन थी, इसलिए उसको छोटे को पहले मोहरा बना के मेरे सामने पेश किया गया और उसके बाद वही गोली उसको लग गई। ये अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और इन बातों को भूल भी जाएं तो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।